स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा 2025 एग्जाम के लिए खान ग्लोबल स्टडीज यानी खान सर का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 4 तक का डिस्कशन हो चुका है, जिसका वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और PDF टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खान सर बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज 5 को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और खान सर बिहार दरोगा जो 10,000 MCQ का चैप्टर वाइज MCQ का जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको इस जो वीडियो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उससे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये रिकॉर्ड है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विश्व की प्रमुख जनजातियों को उनके निवास क्षेत्र से सुमिलित कीजिए। एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र। तो बेदुइन जो जनजाति है यह है अरब मरुस्थल का, यानी सी से मिल जाएगा। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका का है। याकूत जो जनजाति है ये कहाँ का, साइबेरिया रूस का। और पिग्मी जनजाति, तो पिग्मी जनजाति है कांगो बेसिन, यानी ए का डी, एक का सी, 2 का डी, 3 का बी और 4 का ए। किसमें है ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गर्म स्थानीय पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा जो कथन है सही दिया हुआ है। तो पहला कथन है कि लू जो है एक सूक्ष्म और गर्म पवन है जो उत्तरी भारत के मैदानों में चलती है, बिल्कुल सही है, ये एक गर्म पवन है। आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में होती है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। काल बैसाखी जो पश्चिम बंगाल और असम में वर्षा लाती है, ये भी सही दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है नदी घाटी के विकास की प्रौढ़ावस्था, कौन सा पूछ रहा है, प्रौढ़ावस्था यानी वृद्धावस्था से संबंधित कौन सा लक्षण नहीं है। तो प्रौढ़ावस्था की अगर बात करते हैं तो इसमें जो है भी आकार की घाटी प्रमुख होना ये इसमें नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी गोखुर झील का निर्माण होगा ही, जलप्रपात और सिपराओं का समाप्त होना ये भी सही है। क्षैतिज अपर्दन का ऊर्ध्वाधर अपर्दन से अधिक होना ये भी सही है, लेकिन भी आकार की घाटी का प्रमुख होना ये इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये होता है युवा अवस्था में। कब होता है, युवा अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी परियोजना और राज्य का युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछ रहा है, सही सुमेलित कौन सा है, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले तो उससे पहले हम इसको देख लेते हैं। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में, बिल्कुल सही दिया हुआ है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। किस पे, तो नर्मदा पे, ठीक है, ये भी सही है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान सतलज नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ। हीराकुंड बांध परियोजना झारखंड, ये गलत है, ये है महानदी पर और कहाँ पे है, महानदी और कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो ये जो है गलत है, तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हीराकुंड बांध परियोजना झारखंड ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है, तो ये है उड़ीसा में। कहाँ पे, तो उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है गर्म स्थानीय पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं गर्म स्थान पवनों के संदर्भ में। पहला कि चिनूक पवन रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से नीचे उतरती है और कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में स्नो ईटर के नाम से जानी जाती है, ये कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा है कि फोहेन पवन यूरोप के अल्पस पर्वत के दक्षिणी ढलानों से नीचे उतरती है और इटली के पो नदी घाटी क्षेत्र में अंगूर की खेती को प्रभावित करती है, ये जो है गलत दिया गया है। ये जो फोहेन है, फोहेन जो है ये यूरोपीय समकक्ष और अल्पस पर्वत यूरोप के उत्तरी ढलान से आती है, बल्कि दक्षिणी ढलान से नहीं। सिरोको जो है एक भूमध्य सागरीय पवन है जो सहारा मरुस्थल से नमी एकत्रित करके लाल वर्षा का कारण बनती है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो देख लीजिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो 1 और 3 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय महिला जो संघ की स्थापना है ये हुआ था 1927 में, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक स्थिति और अधिकारों में सुधार लाना। ठीक है, और इसका जो श्रेय जाता है किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है मार्गरेट डिजिन्स को, मार्गरेट किजिन्स को। ठीक है, 1927 मार्गरेट किजिन्स को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारत की काली मृदा यानी रेगुर सॉइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं रेगुर सॉइल के बारे में क्या कथन दिया हुआ है। इसका निर्माण डक्कन ट्रैप के बेसाल्ट लावा के विखंडन से हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसका निर्माण जो है लावा के विखंडन से होता है। दूसरा है, यह मृदा कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है, बिल्कुल सही, काली कपासी मृदा भी इसे कहा जाता है रेगुर मिट्टी को। इसका विस्तार मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित पठारों को उनके संबंधित देशों के साथ सम्मिलित कीजिए। क्या करा? पठारों को सम्मिलित देशों के साथ सम्मिलित करने। पहला है कि माटो ग्रोसो पठार, तो माटो ग्रोसो पठार जो है ये ब्राजील का है। ठीक है, चियापास पठार, तो चियापास पठार मैक्सिको। तिब्बत का पठार कहाँ है? तो चीन में। और अनातोलिया पठार यह तुर्की में। तो देखिए तिब्बत और अनातोलिया काफी इंपॉर्टेंट है, अनातोलिया का पठार तुर्की और तिब्बत का पठार चीन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? क्या करा? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना लंदन में हुई थी 1823 में। कब? 1823 में। ठीक है, संस्थापक कौन थे? तो सर हेनरी थॉमस कोलब्रुक, यानी थॉमस कोलब्रुक। ठीक है, थॉमस कोलब्रुक 1823 में लंदन में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को। क्वेश्चन है कि तारापुर जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो बिल्कुल सही कथन दिया हुआ है। दामोदर घाटी तापीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, ये जो कथन है ये कथन गलत दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, ये कथन सही दिया हुआ है। दामोदर घाटी तापीय ऊर्जा जो है प्रमुख केंद्र है, ये भी बिल्कुल सही है। कारवार जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में स्थित है, तो ये जो कथन ये गलत है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल गलत दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि कारवार जो है कहाँ स्थित है। ठीक है, ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2, ये दोनों सही था। तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था और दामोदर घाटी तापीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों में से किसी के भी ऊपर स्थित नहीं है? क्या पूछ रहा है? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों में से किसी के ऊपर स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जिम्बाब्वे हो जाएगा। ठीक है, जो नाइजर जो दिया हुआ है ये कर्क रेखा से गुजरती है। ठीक है, और कोलंबिया जो है विषुवत रेखा से गुजरती है, और जबकि जिम्बाब्वे जो है तीनों रेखा से नहीं गुजरती है, यानी जिम्बाब्वे से तीनों रेखाएं नहीं गुजरती है, जिम्बाब्वे तीनों रेखाओं पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है? तो कौन सा जो टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है? ऑप्शन है बांदीपुर, मुदुमलाई, नागरहोल या फिर पेरियार। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। और बांदीपुर की बात करें तो बांदीपुर कर्नाटक में है,
नागरहोल की बात करें तो ये भी कर्नाटक में है, ठीक है, और पेरियार केरल में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित दर्रों को उनके संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों और उनके द्वारा जोड़े जाने वाले क्षेत्रों के आधार पर सुमिलित कीजिए। एक तरफ दर्रा दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी विशेषताएं दिया हुआ है। तो चलिए मिलाते हैं। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। दूसरा है शिवकिला दर्रा, शिवकिला कहते हैं नथुला दर्रा, नथुला दर्रा सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। और शिवकिला दर्रा सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक का सी, यानी ऑप्शन नंबर सी, 2 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के टाइगर मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत का जो टाइगर मैन है, इस टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है कैलाश सांखला को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैलाश सांखला, ठीक है। पक्षी मैन यानी बर्ड मैन सलीम अली को जाना जाता है। और कृषि संबंधित है स्वामीनाथन, भारत में कृषि संबंधित स्वामीनाथन। क्वेश्चन 15 है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जैव विविधता के पिता के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में? तो जैव विविधता के पिता के रूप में जाना जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड विल्सन। क्या हो जाएगा? एडवर्ड विल्सन हो जाएगा, ठीक है, जिन्हें जैव विविधता के पिता के रूप में जाना जाता है। और ये जो मैंडलीफ है, दमित्री मैंडलीफ, इन्होंने क्या किया था? आधुनिक आवर्त के विकास के बारे में बताया था, ठीक है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के बारे में क्या है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन विकासवाद का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण के 10% सिद्धांत यानी लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो 10% ऊर्जा स्थानांतरण का जो सिद्धांत है, ये दिया गया था लैंडमैन के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैंडमैन, ठीक है। और पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जानकारी टॉन्सले के द्वारा, यानी उसका जनक टॉन्सले कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नमामि गंगे मिशन की शुरुआत कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो नमामि गंगे मिशन जो है, इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में, जून 2014। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात करते हैं, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है कच्छ का रण, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कच्छ का रण, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य के कच्छ जिला में। कहाँ पे? तो गुजरात राज्य के कच्छ जिला में। क्वेश्चन नंबर 19, पर्यावरण प्रदूषण और उपचार पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 15वां जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये आयोजित किया गया था पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पे? तो पेरिस, फ्रांस में किया गया था, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 20, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय रुपया क्या होगा? तो भारतीय रुपया का क्या होगा? विदेशी अगर मांग बढ़ जाता है मुद्रा की, तो ये अवमूल्यित हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवमूल्यित हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध किससे है? तो हिंदू ग्रोथ रेट जो है, इसका संबंध है जीडीपी से। किसे है? तो जीडीपी से, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीडीपी। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का क्या अर्थ है? तो मुद्रा का जो आंतरिक मूल्य है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है मुद्रा का धात्विक मूल्य, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धात्विक मूल्य, मुद्रा का धात्विक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 23, 1991 की नई आर्थिक नीति के मुख्य घटक कौन से थे? 1991 के नई आर्थिक नीति के मुख्य घटक कौन से थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
1991 की आर्थिक नीति के मुख्य घटक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा जो कर है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो देखिए, इसमें जो सेवा कर है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, सेवा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये सेवा कर है क्या? तो अप्रत्यक्ष कर है, और अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। प्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी समिति है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर से सुधार हेतु कौन सी समिति बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य चलैया समिति, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य चलैया समिति। ठीक है, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। उपकार शब्द की व्युत्पत्ति है। तो उपकार शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो है उपजोड़ क्री, यानी ऑप्शन बी उपजोड़ क्री, यानी क्री जो है धातु रूप है। क्वेश्चन नंबर 27। वृक्ष शब्द किस लिंग का है और क्यों? तो वृक्ष जो शब्द है यह है पुल्लिंग का, परंपरागत प्रयोग से। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ही इंस्टेड डैश माई गोइंग देयर। तो डैश ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन, ही इंस्टेड ऑन माई गोइंग देयर, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द एडम टू बीट अराउंड द बस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू अवॉइड द मेन टॉपिक, टू अवॉइड द मेन टॉपिक, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, क्या था? तो टू बीट अराउंड द बुश, तो टू अवॉइड द मेन टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का कि राजू उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो कहता वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो ये इसका आरंभिक बिंदु था, तो देख लीजिए यहां से किस दिशा में है? तो 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ होगा। ठीक है, 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ, यानी ऑप्शन ए। उत्तर की तरफ गया था, फिर दायां मुड़ गया था, फिर इधर आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। क्वेश्चन 31 है, एक परीक्षा में अनीता का स्थान ऊपर से 14वां और सीता का स्थान नीचे से 16वां है। क्या पूछ रहा था? ये परीक्षा में अनीता का स्थान ऊपर से 14वां और नीचे से 16वां सीता का स्थान, तो ऊपर से 14वां। यहाँ पे है अनीता, तो इसके ऊपर 13 स्टूडेंट, नीचे से 16वां सीता है, तो इसके नीचे 15 स्टूडेंट, और 13 15 को जोड़ लीजिए कितना होता है। ठीक है, तो अनीता और सीता के बीच कितना छात्र? तो दोनों के बीच में 5 छात्र होगा, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 35, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत में 98% कोयले के भंडार का स्रोत है, बिल्कुल सही कथन दिया हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें लोहा अयस्क, मैग्नीज और सोने जैसी धातुओं का प्रमुख स्रोत है, ये भी बिल्कुल सही है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो है विंध्यन क्रम की चट्टानों से अधिक पुरानी है, तो ये भी कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 33 है कि यदि n बराबर 12 इंटू 8 पावर 3 इंटू 25 पावर 2 है तो n के कुल कितने भाजक हैं? बताइए n के कुल कितने भाजक हैं? तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर 240, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 4500 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए? तो क्या करना है? एक पूर्ण वर्ग के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा 4500 का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5, यानी 4500 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35।
क्वेश्चन नंबर 35 है, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से विभाज्य नहीं है? 2 और 3 से विभाज्य नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले 100 में 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 100 में 3 से करेंगे, ठीक है, विभाज्य करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, एक संख्या को 10, 15 और 20 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 7, 12, 17 प्राप्त होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 57 आता है। 57, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं कौन सा कथन इसमें सही है। पहला है कि शंकर देव ने असम में एक शरण धर्म की स्थापना की, बिल्कुल सही कथन है। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया, ये भी बिल्कुल सही है। कबीर ने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था की निंदा की, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 38, अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके संदर्भ में? तो अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में। चलिए देखते हैं, और पूछ रहा है कि कौन से सही हैं या फिर हैं। पहला कि अधिकांश शिलालेख खरोष्टी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, तो ये जो कथन है ये कथन बिल्कुल गलत है। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, समझा, खरोष्टी और ब्राह्मी में। दूसरा कि मौस्की और गुर्जरा के शिलालेखों में अशोक नाम का प्रयोग हुआ है, ये बिल्कुल सही कथन है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 ईसा ईस्वी में हुआ था, कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 39, वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? किससे संबंधित? तो वैदिक काल से। तो गोमत जो है दिया हुआ है धनवान व्यक्ति, 20 जन का समूह, अयस सोना और गिवेष्टि गाय की खोज के लिए युद्ध, तो ये बिल्कुल सही है। अयस जो है सोना नहीं, ये क्या होता था? अयस होता था लोहा को कहा जाता था, ठीक है। किसको कहा जाता था? लोहा को। तो ये जो है गलत है। दो प्रकार का लोहा था, एक कृष्ण अयस होता था, एक होता था लोहा अयस्क। यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयस, ये जो गलत कथन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दिया हुआ है मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा, में मौर्यकालीन कूटनीति का यथार्थ चित्रण मिलता है, बिल्कुल सही है। किराता जूनियम जिसमें शिव अर्जुन संवाद पर आधारित महाकाव्य, ये भी बिल्कुल सही है। और किरातार्जुनियम किसने लिखा? भैरवी ने। किसने? भारवी ने। स्वप्नवास बद्धतम ये किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया भास के द्वारा। इसमें कहा गया कि उद्यन वास वधता की कथा भारवी द्वारा लिखी गई, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसमें प्रेम प्रधान नाटक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 जो है असत्य है। क्वेश्चन नंबर 41, किस भारतीय राजा को प्रथमे शूद्र कहा जाता है? प्रथमे शूद्र कहा जाता था, किस राजा को कहा जाता था? यह कहा जाता था गौतमीपुत्र सतकर्णी को, ठीक है। सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं, और पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगामी का गठन किया, बिल्कुल सही कथन दिया हुआ है, यानी 40 तुर्क अमीरों का समूह था। बलबन ने सिजदा और पैबोस की फारसी परंपराएं शुरू की थी, ये भी बिल्कुल सही है। सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सिजदा यानी झुककर सलाम करना, और पैबोस मतलब होता है पैर चूमना। सिजदा मतलब होता है झुककर सलाम, पैबोस मतलब पैर को चूमना, ये बलबन द्वारा शुरू किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया प्रणाली शुरू की थी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो ये भी सही दिया हुआ है, ठीक है। यानी सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए घोड़ों को दागा जाता था, ठीक है, और हुलिया सैनिकों का विवरण लागू किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3।
क्वेश्चन नंबर 43, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हिंदू महासभा जो स्थापना है ये हुआ था 1915 में, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915, जिसके प्रमुख नेता थे मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 काफी इंपॉर्टेंट है, इंडियन मिरर समाचार पत्र किस संस्था से जुड़ा था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंडियन मिरर जो समाचार पत्र है ये जुड़ा हुआ था ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय से, ब्रह्म समाज संस्थापक राजा राम मोहन राय। ठीक है। और इसको शुरुआत किया गया था किसके द्वारा? तो इंडियन मिरर को तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? तो देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा शुरुआत किया गया था। बाद में से राजा राम मोहन ने आप ब्रह्म समाज में स्थापित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित सूची 1 जिसमें नारे दिए हुए हैं, सूची 2 में नेता स्रोत के साथ सुमिलित कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला है कि मारो फिरंगी को, ये जो प्रसिद्ध नारा है ये दिया गया मंगल पांडे के द्वारा। ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये दिया गया रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक। और दिल्ली चलो तो आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए का 1 बी का 2, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी का प्रारूप किस गवर्नर जनरल के समय तैयार हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड मैकाले। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग के समय क्या हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था बंगाल विभाजन रद्द। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन 1905 में लागू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे लाइन बिछाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्वराज पार्टी की स्थापना के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना के समय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था चितरंजन दास, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा चितरंजन दास। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 1923। ठीक है। अध्यक्ष चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू सचिव। क्वेश्चन नंबर 48 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। तो इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किन 2 दलों के विलयों से या विलय से हुआ था? तो प्रजा जो सोशलिस्ट पार्टी है ये हुआ था किसान मजदूर प्रजा पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के विलय, दलों के विलय से, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 काफी इंपॉर्टेंट है, वर्धा शिक्षा योजना, कौन सा शिक्षा योजना? वर्धा शिक्षा योजना किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तापित की गई थी? तो वर्धा शिक्षा योजना जो है ये 1938 के हरिपुरा में, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धा शिक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, सतत विकास रिपोर्ट एसडीजी 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर है? पहला कथन है कि यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी की गई है, तो ये जो कथन है बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है कि भारत ने पहली बार इस सूचकांक में शीर्ष 100 देशों में स्थान प्राप्त किया है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 52, किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो गोल्डन डोम जो मिसाइल डिफेंस शील्ड है इसका अनावरण किया संयुक्त राज्य अमेरिका ने।
क्वेश्चन नंबर 52 53 भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो लोकपाल दिवस जो है ये 16 जनवरी को मनाया जाएगा। इन ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी। क्वेश्चन 54 है, कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करेंट अफेयर दृष्टि से। इसमें शामिल किया गया नाट्यशास्त्र को और श्रीमद् भागवत गीता को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 वर्ष में आयोजित प्रमुख ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंटों का सही क्रम है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो कौन कौन सा हो जाएगा? तो पहले हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, यानी ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद फ्रेंच, फिर विंबलडन और यूएस ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। क्वेश्चन 56 है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की मंजूरी दी है? किस शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने का मंजूरी दिया गया है? तो ये शहर होगा जलालाबाद, यानी ऑप्शन ए जलालाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का जो उद्घाटन है ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। कहाँ पे? तो लद्दाख में किया गया है, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 58 अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2025 बुकर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया बानू मुश्ताक को, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बानू मुश्ताक। ठीक है, किसके लिए दिया गया है? तो इनकी अंग्रेजी में जो कृति है द साइलेंट वर्सेस के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि शहर यानी वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले दो भारतीय शहर कौन से हैं? तो दो जो भारतीय शहर है वो है, एक है राजस्थान का उदयपुर और दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा इंदौर, यानी एक और दो। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर और इंदौर। क्वेश्चन नंबर 60 संविधान अंगीकार के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किन भाषाओं में संविधान की प्रतियां जारी की गई है? तो संविधान की जो प्रतियां जारी राष्ट्रपति द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जारी किया गया था, एक संस्कृत में दूसरा मैथिली में, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 भारत के 58वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में किस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया गया? तो 58वें जो बाघ अभ्यारण्य है इसके रूप में सूचित किया गया माधव बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के विस्तार के रूप में किस वर्ष तक परिचालित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो किस वर्ष तक रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया 2035 तक, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित को सही सुमेल कीजिए। तो चलिए इसको सही सुमेल करते हैं और देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला। आयुष्मान भारत योजना यानी पीएम जय जो योजना है ये शुरुआत किया गया था 2018 में। ठीक है, अटल पेंशन योजना अप्रैल 2015 बिल्कुल सही है। पीएम किसान योजना 2019 और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये शुरू किया गया था कब? मई 2025 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 क्वेश्चन 64 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के मध्य हुई ऐतिहासिक वार्तालाप की शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया या वार्ता कहाँ हुई थी? तो ये जो वार्तालाप जो महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के बीच हुई थी कहाँ पे हुई थी? तो
तो केरल में, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, मार्च 2025 में कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो वो बने हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क कॉर्नो, यानी ऑप्शन नंबर बी, मार्क कॉर्नी। 66, क्वेश्चन नंबर 66, भारत ने सफलतापूर्वक जीनोम संपादित चावल की उन्नत किस्में विकसित की हैं, इनके नाम है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार दरोगा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो जीनोम संपादित भारत ने चावल की उन्नत किस्में विकसित की है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा DRR धान 100 और पूसा DST पान 1, यानी ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 67, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मारिया इंगला हंगरिया को, डॉक्टर मारिया इंगला हंगरिया को, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय पहल का शुभारंभ किस संस्था द्वारा किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर की दृष्टि से, कि भारतीय जो पहल है इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी APEDA, यानी ऑप्शन ए, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी APEDA, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, संविधान की किस अनुसूची में शामिल प्रावधान राज्य पुनर्गठन से सीधे संबंधित नहीं है। तो दिया हुआ पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची या फिर सातवीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सातवीं अनुसूची, जिसमें दिया हुआ है केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, और सातवीं अनुसूची में ही संवर्ती सूची, राज सूची और संघ सूची शामिल है। क्वेश्चन नंबर 70 है, अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं, और पूछ रहा कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि यह क्षेत्राधिकार केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद पर लागू होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। केंद्र और किसी राज्य के बीच विवाद होने पर दूसरा पक्ष कोई अन्य राज्य भी हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। इस क्षेत्राधिकार का दायरा पूर्ण है और इसमें कोई अपवाद नहीं है, ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों को उनसे संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों से मिलाएं। पहले दिया हुआ है अनुच्छेद 14, ये जो है मामला है इंदिरा सहनी मामला है। ठीक है, किससे, तो इंदिरा सहनी मामला से संबंधित है। दूसरा है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 जो है ये मेनका गांधी मामला, और अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान संशोधन है, यह केशवानंद भारती मामला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72, क्वेश्चन 72 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों को एक साथ संदर्भित करने वाला कोई एकल अनुच्छेद नहीं है। तो किस भाग में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 5, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, और आप लोग को बताना है कि भाग 5 में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार या प्रावधान संविधान के प्रारंभिक मसौदे में एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल था लेकिन बाद में हटा दिया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, या फिर गोपनीयता का अधिकार। बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो यह है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जिसको हटाया गया था 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 है
भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। इसमें संसद और राज्य विधानमंडल दोनों शामिल हैं। कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि निजी निगम चाहे वे कितने भी सार्वजनिक कार्य करते हों इसमें शामिल नहीं है। ये बिल्कुल सही गलत कथन दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा है कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आने वाला कोई भी निकाय भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए सीधे दायेदार होगा, यानी ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। क्वेश्चन 75 है, निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों को उनके द्वारा प्रदत्त विशेष शक्ति या अधिकार से मिलाइए। तो चलिए मिलाते हैं और देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो पहला अनुच्छेद 127, तो यह राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो पहला ऑप्शन मिल गया अनुच्छेद 127, यानी 1 का 3। तो देखिए ये दोनों पहले कट गया, ठीक है। दूसरा है अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 72 क्या है? तो अनुच्छेद 72 जो है वह राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। तो बी का 1, तो बी का 1 ऑप्शन नंबर ए में है दिया हुआ, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 143, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन नंबर 76, संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने सदस्यों ने अंततः संविधान के मसौदे पर हस्ताक्षर किए थे? तो बताइए कितने समितियों ने किया था? प्रारूप समिति के कुल 7, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग संविधान सभा का हिस्सा नहीं थी? तो ऑप्शन है संघ शक्ति समिति, मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग या फिर प्रारूप समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार आयोग। ये क्या नहीं था? संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 78, संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मूल ढांचे के संदर्भ किसके संदर्भ में? तो मूल ढांचे के सिद्धांत के संदर्भ में। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन है कि इस सिद्धांत की पुष्टि सर्वप्रथम गोलकनाथ मामले में हुई थी। ये कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि यह सिद्धांत संसद की संवैधानिक संशोधन शक्ति पर एक न्यायिक प्रतिबंध स्थापित करता है। कथन बिल्कुल सही है। संविधान की सर्वोच्चता इस सिद्धांत का एक हिस्सा है। ये भी कथन बिल्कुल सही है, यानी 2 और 3 सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों को उनके द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार या छूट से मिलाएं। तो चलिए मिलाते हैं, मैच करते हैं। पहला अनुच्छेद 361, तो ये क्या है बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 361 किसके साथ मिलेगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल की स्थिति। अनुच्छेद 105, तो अनुच्छेद 105 किससे मिलेगा? ये मिलेगा संसद सदस्यों के भाषण की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 194, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के भाषण की स्वतंत्रता। यानी इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री से परामर्श करने का दायित्व प्रदान नहीं करता है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद 222, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। अनुच्छेद 217 में क्या है? तो अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 में क्या है? तो अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 81, भारत संघ में शामिल होने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो भारत जो संघ में जो शामिल होने वाली अंतिम रियासत जो थी वो थी भोपाल, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? हीरे के चमकदार दिखाई देने के संबंध में गलत कथन चुने। तो हीरे के
चमकदार दिखाई देने के संबंध में गलत कथन कौन सा है? पहला कथन कि वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है। ठीक है। तीसरा है हीरे वायु के लिए क्रांतिक कोण, यानी हीरे वायु के लिए क्रांतिक कोण 26 डिग्री होता है। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और ऑप्शन 4 है कि जब किसी तरल पर या तल पर आपतन कोण का मान 24 डिग्री से कम होता है तो प्रकाश हीरे से बाहर आ जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है विकल्प केवल 1, 2, केवल 1, 3, 4, केवल 2 और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पूछ रहा है गलत कथन चुनने के लिए, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83। एक अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा या कैसा दिखेगा? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। इन ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84। क्वेश्चन 84 है मिलान करें दाब, शक्ति, बल, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और इधर बीमा दिया हुआ है। तो चलिए मिलान करते हैं और देखते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दाब का ml इनवर्स t -2 इनवर्स, उसका शक्ति का यानी दाब का 2, शक्ति का अगर बात करते हैं शक्ति का हो जाएगा 3, बल का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और चुंबकीय क्षेत्र 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन 85। कथन ए लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। ठीक है। दूसरा है कि लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो इसमें कौन सा जो कथन है सही है या फिर स्पष्टीकरण कर रहा था? देखिए इसमें जो कथन ए जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन आर कथन है ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन 86 है एक प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाया जाता है खाद्य पदार्थ को किस पे निर्भर करेगा? वो करेगा ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल और ढक्कन का भार, यानी ऑप्शन नंबर डी केवल 1 और 3। क्वेश्चन 87 है पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का जो स्तर है वो उतना ही होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 88 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कथन पर विचार करते हैं। एक्सरे की खोज रोन्टजो ने की थी, कथन बिल्कुल सही है। एक्सरे की तरंग दैर्ध्य गामा किरण से अधिक होती है, तो ये जो कथन ये भी बिल्कुल सही है। कम आवृत्ति होने के कारण एक्सरे स्कैनिंग में कार्य होता है, ये कथन गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 89 निम्न में से गर्भाशय की एक परत नहीं है। तो ऑप्शन है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या फिर एपीमेट्रियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एपीमेट्रियम। क्वेश्चन नंबर 90 है निम्न में से कौन सा पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है? तापमान के लिए नियमन में नहीं, तापमान को कम और बेसी करने में मदद करता है। तो वाष्पोत्सर्जन है, प्रकाश संश्लेषण है, मूल दाब या फिर अवशोषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन। और ये क्रिया किससे होती है? पत्ती से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पुष्प के जनन अंग हैं। तो पुष्प के जनन अंग कौन कौन से होंगे? एक होगा पुमंग, दूसरा जयांग, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, पुमंग जो है नर का पुष्प का नर जनन अंग होता है, जबकि जयांग जो होता है पुष्प का मादा जनन अंग होता है। बाकी दलपुंज और बाह्य दलपुंज ये सब क्या है? ये सब सहायक अंग है।
क्वेश्चन 92 है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। तो वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है वो है स्पीसीज, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 93 है, निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ा निवारक है? पीड़ा निवारक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइटिसिन, नोवाल्जिन या फिर पेंसिलिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होगा वायवीय श्वसन में? तो CO2 और जल, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95, प्रजनन प्रणाली में मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। तो ऑप्शन है गर्भनाल, फेलोपियन ट्यूब, मूत्रवाहिनी या फिर गर्भाशय ग्रीवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भनाल, प्लेसेंटा। ठीक है। क्वेश्चन 96 है, जीव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? तो जीव सिद्धांत के प्रवर्तक जो थे वो थे स्लाइडेन और स्वान, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं बढ़ता है? तो ऑप्शन है आयनीकरण ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, परमाणु त्रिज्या या फिर नाभिकीय आवेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु त्रिज्या, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित प्रक्रियाओं को उनको उनके सही उत्प्रेरकों से मिलाइए। तो चलिए मिलाते हैं, मैच करवाते हैं। तो पहला दिया हुआ है हैबर-वॉश प्रक्रिया, ये होगा आयरन के लिए। संपर्क प्रक्रिया, ये होगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के लिए। क्रैकिंग प्रक्रिया, ये जियोलाइट के लिए। और हाइड्रोजनेशन, ये निकेल के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रमुख कार्य है। तो नाइट्रोजन उर्वरकों का जो प्रमुख कार्य क्या है? पत्तियों की हरियाली एवं वृद्धि को बढ़ाना, यानी ऑप्शन बी। और अंतिम प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, असंतृप्त यौगिकों की पहचान के लिए कौन सा अभिक्रिया परीक्षण किया जाता है? तो बताइए। तो असंतृप्त यौगिकों की पहचान के लिए किया जाता है ब्रोमीन जल परीक्षण, यानी ऑप्शन बी। तो चलिए फाइनली ये जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 5, ये समाप्त हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके बाद जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है हमेशा आपको 7 बजे शाम में, यानी 7 PM में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। चल मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक आपसे निवेदन है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।